जून और स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो ये जो न्यूज़ एनालिसिस है बेसिकली आपके यूपीएससी, आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रेलेवेंट एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम बेसिकली वो न्यूज़ को कवर अप करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। राइट, तो ये चलते स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू का। तो फ्रंट पेज में ऐसा कोई न्यूज़, हाँ यहाँ पे है, रशिया स्ट्राइक्स काइव एज G7 समिट ओपन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि G7 समिट होता है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा कोर न्यूज़ है। अब बेसिकली रशिया स्ट्राइक्स किया है काइव में, जो यूक्रेन में चल रहा है। ठीक है, वो न्यूज़ है, आपका करंट में है बेसिकली, है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा बेसिकली यहाँ पे G7 समिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अब क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूज़। तो G7 समिट क्या है बेसिकली, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। 7 कौन से कंट्रीज़ होंगे बेसिकली, एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं ये। एडवांस मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड, है ना, या जिसको बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं, ऐसे 7 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। तो ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हो सकते हैं, जैसे यूएस हो गया, है ना, यूके हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, फ्रांस, इटली, राइट, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। ठीक है, 3 6 7, हाँ 7 कंट्री हो गया प्लस यूरोपियन यूनियन। इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, राइट। और ये बेसिकली आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं। इसमें आपका पहले प्रीवियसली 2017 से पहले, है ना, बिफोर 2017 रशिया भी पार्ट था। रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस G7 रशिया, राइट। 2017 के पहले की बात है ये। ठीक है, रशिया पार्ट था, तब इसको हम लोग बोलते थे G8, ग्रुप ऑफ 8। तो अभी G8 से होके ये G7 हो चुका है, राइट। क्यों हुआ, रशिया को क्यों इसमें से सस्पेंड कर दिया गया, रशिया ने इसमें से स्वतः ही उसमें से निकल गया, यानी इसको उसने बोल दिया, डिक्लेरेशन दे दिया रशिया कि मैं G7 का पार्ट नहीं रहने वाला। तो क्यों ऐसा हुआ, बेसिकली रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, राइट। रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, उसके बाद इसको रशिया का जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद रशिया ने 2017 में अपना सस्पेंशन, उसने बोला, डिक्लेरेशन दे दिया कि वो G7 का पार्ट नहीं रहेगा। तो तब से ये G7 है, राइट। तो ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ठीक है, प्रीवियसली इसको लाइब्रेरी ग्रुप से भी नाम जाना जाते थे, लाइब्रेरी ग्रुप, है ना। तो ये आपके G7 हो गया, जिसको रशिया पहले पार्ट था, अब नहीं है, राइट। अभी G7 में यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा है ना। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, प्रीवियसली इसको लाइब्रेरी ग्रुप बोलते थे। रिसेंटली इतने न्यूज़ में बेसिकली क्यों है, क्योंकि अभी इसका जो समिट होने कहाँ पे हो रहा है, जर्मनी में हो गया। ठीक है, जर्मनी, राइट। और ये कौन सा समिट है उसका, 48 समिट, 48। ठीक है, 48 समिट। थोड़ा इसको ब्रॉडर कर लेते हैं अपन, तो थिकनेस अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो आई थिंक विजुअल ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका 48 समिट, राइट, 48। और इसमें इंडिया को शामिल किया गया है, इंडिया वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट। इंडिया कैसे पार्ट है, क्योंकि इंडिया इज़ ए स्पेशल इन्वाइटी, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल इन्वाइटी। तो यहाँ पे आपका पूरा G7 समिट आपका कवर अप हो गया है। ठीक है, राइट। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, चाइना अपग्रेडेड फायर पावर ऑन LAC, राइट।
इंटेलिजेंस इनपुट साइटेड अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम एंड एक्सपैंडेड रनवेज। ठीक है, तो चाइना अपग्रेडेड फायर पर LAC, तो हमको पता होना चाहिए कि LAC है कहाँ पे। ठीक है, LAC किसे बोलते हैं एक्चुअली, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। तो ये चलते हैं LAC के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो चाइना के द्वारा बताया गया LAC, राइट। LAC जो है ये, इसका डिमार्केशन पेपर पे नहीं है ना मैप पे है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इट्स जस्ट ए कंसेप्ट। ठीक है, और ये कंसेप्ट किसने निकाला था, ये था चाइना का प्राइम मिनिस्टर उस समय जोहू था, जोहू एनलाई उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के। उन्होंने उस समय के प्राइम मिनिस्टर भारत के जो थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसका पेपर पे कोई ये इसका डिमार्केशन नहीं है, कोई मैपिंग नहीं है, ना मैप पे है ऐसा कुछ। चाइना क्लेम क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि ये जो अक्साई चीन है, जो रेड एरिया में देख रहे हैं आप, राइट, ये पूरा इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। कुछ एरिया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, और एक होता है ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है पूरा। ठीक है, और यहीं पर है आपका मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो चाइना क्लेम क्या कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि अक्साई चीन को सेंट्रल सेक्टर में जो आपका ये पार्ट्स एरिया है और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वो चाइना उसको LAC में रखता है उसको। इंडिया क्या बोलता है, इंडिया बोलता है नहीं, अक्साई चीन जो आपने ले लिया है वो आपका एग्रेशन है। ठीक है, इसने आपने ले लिया है। तो इंडिया जब मैप अपना क्रिएट करता है तो इंडिया का मैप ऐसा बनता है, राइट। ये पूरा कवर अप करते हैं हम लोग, ये पूरा, राइट, मैप में। यहाँ पे POK है, दिस इज़ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसी तरह से पाकिस्तान ये इधर बोलता है ये इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर है, जिसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो ये बाइफिकेट हो चुका है, तो इधर लद्दाख हो गया है और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है सियाचिन ग्लेशियर। तो बेसिकली हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या था, चाइना इस पर क्लेम कर रहा है ये एरिया को, ये जो रेड मार्क्स जितने भी हैं उस एरिया को क्लेम करता है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 पार्ट में बटा हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, मोस्टली जो इश्यूज़ हो जाते हैं वो आपके ये वाले एरिया में, यहाँ पे इश्यूज़ आते हैं आपके। ठीक है, और अभी कुछ इश्यूज़ आपके यहाँ पे भी आए हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपके इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। ये ज़्यादा आपको अच्छे से दिखेगा, ये जो अक्साई चीन है, ठीक है, जिस पे चाइना क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि ये उसका पार्ट है। इंडिया क्लेम करता है कि ये उसका है, पूरा का पूरा टेरिटरी उसका है, लद्दाख का पार्ट है ये बेसिकली। इधर आपका LOC हो गया। अब ये पार्ट है जो आपका LOC है। अब हमको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा कि LOC और LAC में क्या डिफरेंस है। दिस वन इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर ये वाली जो बात है ये, ठीक है ना, यहाँ तक ये बोल रहा है आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ऐसा चाइना का कहना है। LAC सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसका पेपर में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख, नुब्रा वैली, ठीक है, यहाँ पे, और ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। हम इसको मैप को थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा मैप क्या है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ट्रायंगल आप देख रहे हैं, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, राइट। ये यहाँ से इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ तक इंडिया, ऐसे इंडिया इस पर ले रहा है। बॉर्डर तो पूरा है लेकिन इंडिया का इसमें मिलिट्री यहाँ पे बेस्ड है बना के, ये आपका पूरा का पूरा बॉर्डर है। साथ ही साथ ये जो पार्ट है जो कि अभी पाकिस्तान के पास था, राइट, ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। इसको बोलते हैं शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने चाइना ने इस पे बोला कि चाइना, ये जो शक्सगाम वैली है,
इसका जो सोवरेनिटी चाइना के पास है अभी आ चुका है, और चाइना ने गिलगित को, है ना, पाकिस्तान के अंदर को उसको मान लिया कि गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसा चाइना ने मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, सक्सम वैली को चाइना को दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इंडिया, ये इंडिया तक यहाँ पे भी अभी हमारा करंट यहाँ पे है, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारा एलएसी हो गया, ये वाली एरिया हो गया, ये वाली एरिया आपको एलएसी, राइट में राइट दिख नहीं रहा है शायद, और उसको मैंने ब्लू कर देता हूँ, तो ये हमारा एलएसी है, ठीक है। और यहीं पे आपको गलवान वैली, है ना, पैंगोंगसो लेक, ठीक है, जो गलवान वैली में जो इशू हुआ था, पैंगोंगसो लेक आपका यहीं पर है, ये आपका एलएसी है, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है बेसिकली कि एलएसी और एलओसी में डिफरेंस क्या है, बेसिकली ऐसा भी आपसे पूछ सकता है आपको कि एलएसी और एलओसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो एलओसी था, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बेसिकली आपका कश्मीर वॉर के बाद से ही एमर्ज हो गया था, कश्मीर वॉर के बाद से ही एमर्ज हो गया। तो और बेसिकली 1972 में ये एलओसी आपको डेजिग्नेट किया गया कि 1972 में आपका एलओसी आ गया, ठीक है। जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था कश्मीर वॉर, राइट, तो उसके बाद से ही ये एलओसी आपका वहाँ पे डेजिग्नेट हो गया, ठीक है। तो ये जो एलओसी है बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है आपका एलओसी, राइट। सो यहाँ पे तो इस शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें दोनों देशों ने इस एलओसी को माना, राइट। शिमला एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने एलओसी को माना, और इसमें बेसिकली दोनों देशों के जो आर्मी के डीजीएमओस होते हैं, उन्होंने, है ना, साइन किया एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो इस एलओसी का एक लीगल सैंक्टिटी है, एक इंटरनेशनल सैंक्टिटी भी है, ठीक है। लेकिन एलएसी का ऐसा कुछ नहीं है, एलएसी एक कंसेप्ट है बस, और जो कि एग्री भी नहीं हुआ दोनों की तरफ से, इट इज़ नॉट एग्रीड अपॉन द टू कंट्रीज़, ना ही इसका कोई मैप है, ना ही डिमार्केट ग्राउंड पे कुछ किया गया है इसके बारे में। तो एलएसी बस एक जस्ट सिर्फ एक कंसेप्ट है, जो कि चाइना के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, है ना, जोहू एनलाई, उन्होंने उसको पुश किया था, राइट। और ना ही ये किसी मैप में है, और ना ही इसका कोई ग्राउंड पे इसको डिमार्केट किया गया है, राइट। लेकिन एलओसी है जो पाकिस्तान की तरफ से पड़ता है, जो एलओसी है, ठीक है, उसमें बेसिकली शिमला एग्रीमेंट में इसको एग्री किया गया है। साथ ही साथ दोनों जो कंट्रीज़ के आर्मीज़ के जो डीजीएमओस होते हैं, उन्होंने उसको साइन किया एक लीगल एग्रीमेंट के तहत, राइट। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी। सो एलओसी एक बार फिर से देख लेते हैं मैप में, एलओसी कहाँ पर है। सो ये है आपका एलओसी, राइट, ये आपका एलओसी है आपका, राइट। और इधर हो गया आपका एलएसी, ये जो ब्लू पार्ट है आपका एलओसी में, आपका एलएसी है, सॉरी। तो ये हमारा यहाँ पे एलओसी और एलएसी और एलओसी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, इम्पोर्ट जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो सारे हम लोग स्किप करते हैं, राइट। अग्निपथ स्कीम अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूथ से सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बेसिकली मेघालय के गवर्नर हैं, राइट। सत्यपाल मलिक मेघालय गवर्नर हैं, और उन्होंने बार बार अपील कर रहे हैं वो कि प्रधानमंत्री अग्निपथ स्कीम को विड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हमको अग्निपथ स्कीम के बारे में जानना है कि अग्निपथ स्कीम होता है क्या। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, जो रिक्रूट होंगे, जो चुने जाएंगे, उनको बोला जाएगा अग्निवीर, अग्निवीर, राइट। ये एक नया मिलिट्री रैंक होने वाला है, न्यू मिलिट्री रैंक, राइट। ये नया एक मिलिट्री रैंक होने वाला है अग्निवीर करके। और जो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ही अब से जितने भी बिलो लेवल्ड कमीशन ऑफिसर होंगे, है ना, बिलो, एक सेकंड, जितने भी बिलो
बिलो कमीशन ऑफिसर्स होंगे, कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है, उनको रिक्रूट किया जाएगा। और ये बेसिकली तीनों के लिए होगा, मतलब आर्मी, राइट, नेवी प्लस एयरफोर्स, तीनों के लिए एकमात्र ऐसा चैनल है जो अग्निपथ स्कीम से ही अब रिक्रूट होगा। बाकी किसी एक स्कीम से अब रिक्रूट नहीं होने वाला, सिर्फ अग्निपथ स्कीम से ही आप जा सकते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, अगर आप बिलो कमीशन ऑफिसर जाना चाहते हैं तो। वैसे एनडीए है ना, सीडीएस है, ठीक है, वो सब अपर लेवल का, अपर कमीशन ऑफिसर्स हैं, वो सारे ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जो बिलो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको सिर्फ ये एकमात्र चैनल है आपको मिलिट्री में जाने के लिए, जो है अग्निपथ स्कीम। इसमें अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक साथ ही होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका 4 साल का स्कीम है, ये 4 साल का स्कीम है। इस 4 साल की स्कीम को 2 भागों में तोड़ किया गया है। एक है आपका 6 महीने का स्कीम, 6 महीने का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 3.5 साल का आपका डिप्लॉयमेंट होगा, यानी कि ड्यूटी पे आप रहेंगे 3.5 साल का। 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, तो 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, और 75% को रिटायर करने के बाद उनको एक सेवानिधि पैकेज के थ्रू करीब 11.7 लाख का अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। जो 75% रिटायर हो जाएंगे उनको, और जो 75% रिटायर होंगे उनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला, कोई पेंशन या अदर बेनिफिट्स जो भी मिलता है आर्मी में या मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में, उसको नहीं मिलने वाला है 75% वालों को, ठीक है। लेकिन बाकी के जो 25% होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो परमानेंट हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगा, उनको जो भी बाकी की जैसे ओल्ड में जैसे किया जाता था वो सारी चीज़ उनको मिलेगा। जो परमानेंट हो जाएंगे उनको परमानेंट रूप से वो सारे पेंशन, सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। लेकिन जो परमानेंट नहीं हो पाएंगे, ऐसे 75% वालों को सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें मेल एंड फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है इसमें। और इसका जो एज है आपका 17.5 साल से 21 साल तक के एज के बच्चे जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2022 के लिए इसको, है ना, 23 साल कर दिया गया है, वो एक बार है बस। तो ये है आपका अग्निपथ स्कीम टोटल, राइट। अब इसी अग्निपथ स्कीम के लिए, राइट, क्योंकि देश भर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया है, राइट, तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है ना। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 75% वालों को 4 साल के बाद, है ना, आपको आसाम पुलिस फोर्स या फिर CAPF, राइट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस जॉब्स में, इसमें उनको प्रायोरिटी देगी। तो इस तरह की बातें कर रही है। तो बेसिकली हमको अग्निपथ स्कीम जानना था कि अग्निपथ स्कीम है क्या एक्चुअली में। तो ये है ओवरऑल अग्निपथ स्कीम, ठीक है। अब इससे कोई क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जामिनेशन में तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे पता है आपका जो अग्निपथ स्कीम है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी अपकमिंग में आने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये आपका अग्निपथ स्कीम आएगा ही आएगा। एडिटोरियल्स को हम इस वीडियो में शामिल नहीं करते, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसके लिए एक अलग वीकली एडिटोरियल करके हमारा इसमें एक वीडियोस आता है हर वीक में, राइट। उसमें एक सप्ताह के जो भी एडिटोरियल्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, वो सारे एडिटोरियल्स को उसमें कवर अप किया जाएगा, राइट। तो फॉर इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में एडिटोरियल को कवर अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन, ठीक है। इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन, तो व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच इंडियन वुमेन कैन सेफली टर्मिनेट प्रेगनेंसीज,
ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ क्यों आ रहा है, अभी मतलब हिंदू में, ठीक है, इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शंस पे क्यों आया, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि वहाँ पे जो आपका अबॉर्शन था वो एक लीगल, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था एक्चुअली, राइट, है ना, वहाँ पे जो अबॉर्शन था वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उसको हटा दिया गया है, राइट। तो इसलिए अभी हमें ये पढ़ना है कि इंडियन लॉज एबॉर्शन पे क्या कहता है, तो आइए हम इसको स्टडी कहते हैं कि इंडियन लॉज क्या कहता है आपका एबॉर्शन पे। ठीक है, तो इंडियन लॉज ऑन एबॉर्शन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यूपीएससी में एग्ज़ाम क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के टॉपिक्स उसके फेवरेबल होते हैं हमेशा। तो हाउ डिड अबॉर्शन लॉ कम अबाउट इन इंडिया, इंडिया में अबॉर्शन लॉ कब आया, हमको ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले। तो अबॉर्शन लॉ के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अबॉर्शन लॉ इंडिया में आया है क्यों। 1960 के दशक में क्या हो रहा था, 1960 के दशक में अबॉर्शन की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इंडिया में अगर हम देख रहे थे उस, अगर 1960 की अगर फिगर देखोगे तो उस समय अबॉर्शन इंडिया में बहुत हद से ज़्यादा हो रही थी उस समय। तो उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाया जिसका नाम रखा गया शांति शाह कमेटी, शांतिलाल शाह कमेटी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएंगे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि भारत के अंदर अबॉर्शन को लेजिस्लेशन करने, यानी उसका नियम कानून बनाने के लिए, कंट्री में अबॉर्शन का नियम कानून बनाने के लिए कमेटी गठन की गई थी। उस कमेटी का गठन करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो शांतिलाल शाह कमेटी, है ना, शांतिलाल शाह थे। तो एक कमेटी बना जिसका नाम रखा गया शांतिलाल शाह कमेटी, ठीक है, शांतिलाल कमेटी रिलेटेड टू लेजिस्लेशन ऑफ अबॉर्शन इन कंट्री, सो दैट्स इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा अबॉर्शन हो रहे थे, हाई नंबर पे चल रहे थे, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक शांतिलाल कमेटी बना दिया। अब कंट्री में क्या था, उन्होंने देखा कि इतने सारे अबॉर्शंस हो रहे हैं जो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, अबॉर्शन क्या हो रहा है आपका, अनसेफ है ना, इतने सारे अबॉर्शन हो रहे थे जो कि अनसेफ थे, राइट। इससे कारण आपका मैटरनल मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैटरनल मोर्टेलिटी ये एक टर्म है, इसमें बोलते हैं कि जब शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसमें उसके कारण माँ की मृत्यु हो जाती है कभी कभार, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ की मृत्यु हो जाना, मैटरनल मोर्टेलिटी। तो अबॉर्शन इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जो अबॉर्शन हो रहे थे वो बेसिकली अनसेफ थे, ठीक है, अबॉर्शन अनसेफ थे, इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी कितना रेट क्या था उसकी, हाई थी। तो इसी पे गवर्नमेंट ने क्या, एक शांतिलाल शाह कमेटी बनाया, ठीक है, ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया जा सके और अनसेफ अबॉर्शन को भी कम किया जा सके। तो इसी के लिए एक 1971 में 1971 में जिसका नाम रखा गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, क्या नाम रखा गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। इसके अंदर दो एक्सेप्शंस भी थे, आईपीसी 312 और आईपीसी 313, इंडियन पिनल कोड 312 313 एक्सेप्शन है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है हमेशा कि आपके मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट और प्रेगनेंसी एक्ट में, है ना, ये सेक्शन जो आपको दिया हुआ है आईपीसी 312 313 एक्सेप्शन है या नहीं, ठीक है। अभी हम जानना चाहते हैं कि 312 313 है क्या एक्चुअली। 312 क्या बोलता है, आईपीसी 312, कि अगर कोई वुमेन अपने कंसेंट से मिसकैरेज करवाना चाहती है, यानी अबॉर्शन कराना चाहती है अपने कंसेंट से, ठीक है, यानी वुमेन का कंसेंट है, तो उस केसेस में अगर वुमेन के जान का कोई ख़तरा नहीं है तो उस केसेस में, है ना, आपको 3 साल, यानी जो अगर मतलब मान लो कोई फैमिली प्रेशर में, अगर वुमेन सम्मान लेते हैं कि एक फैमिली प्रेशर में, है ना, और वुमेन आप क्या कर रही है, अपना मिस कैरेज करवा रही है, तो उस केसेस में क्या होगा, जेल हो जाएगा, 3 साल तक की जेल है, 3 ईयर तक का आपको, ठीक है, 3 ईयर तक का जेल टर्म है, ठीक है, 3 ईयर तक का आपको
जेल टर्म है और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है अगर वुमेन के कंसेंट, अगर किसी ने वुमेन को राजी करा दिया कि उसको मिसकैरेज करवा लेना चाहिए, ठीक है, और वुमेन राजी होकर मिसकैरेज कर लेती है तो उसको 3 साल तक की जेल हो जाएगी, उन सबको 3 साल तक की जेल हो जाएगी और फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये हो गया 312। 313 क्या बोलता है, वुमेन को पता ही नहीं है, वुमेन के बिना कंसेंट के अगर उसका मिसकैरेज करवा दिया जाता है, ठीक है। 313 क्या बोलता है कि वुमेन के बिना कंसेंट के, यानी बिना उसके कंसेंट के अगर मिसकैरेज करवा दिया जाता है तो उस समय आपको उम्र कैद की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा ऐसे लोगों को। साथ ही साथ जेल मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, साथ ही साथ जेल 10 साल तक भी हो सकती है या फिर फ़ाइन भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। इसमें भी दोनों हो सकता है, फ़ाइन और जेल, इसमें भी फ़ाइन और जेल दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें वुमेन का कंसेंट होता है और इसमें वुमेन का कंसेंट नहीं होता है। तो वुमेन का कंसेंट जहाँ पे होता है उसमें जेल की टर्म थोड़ा कम है, 3 साल भी हो सकती है। ये आईपीसी 312 313, ये एक्सेप्शन है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि आपका जो मैटरनल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, ठीक है, और इसको अमेंड किया गया 2021 में, ठीक है। तो जिसको अमेंड किया गया तो उसमें क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। तो MTP जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये है क्या एक्चुअली, इसमें अबॉर्शन को परमिट किया गया, ठीक है। अबॉर्शन आपका परमिट है, MTP एक्ट 1971 में भी अबॉर्शन परमिट किया गया, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। अबॉर्शन आपका परमिट किया गया है लेकिन उसके पीछे एक मेडिकल ओपिनियन होना पड़ेगा, है ना। अबॉर्शन ऐसा नहीं है कि आप जाके अबॉर्शन करा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, या किसी का अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके पीछे एक मेडिकल ओपिनियन रखना पड़ेगा। मेडिकल ओपिनियन का मतलब हो रहा है कि कोई ना कोई डॉक्टर, है ना, आपको सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण इसका अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे एक मेडिकल ओपिनियन देना पड़ता है, तभी जाके अबॉर्शन लीगलाइज्ड होगा, अदरवाइज वो इलीगल हो जाएगा। तो कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स को हमको देखना पड़ेगा कि किस रीज़न के कारण अबॉर्शन को परमिट किया जा रहा है ना, MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। तो रीज़न क्या बोल रहा है कि अगर प्रेगनेंसी के कारण क्या हो रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी लाइफ को रिस्क है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के कारण प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ को रिस्क, यानी उनके लाइफ को अगर हानि पहुंच रही है या रिस्क है, तो आपको अबॉर्शन जायज़ है, यानी कि परमिट किया जा सकता है। या फिर वुमेन का फिजिकल और मेंटल हेल्थ, आपको प्रेगनेंसी के कारण क्या हो रहा है, आपको इंजरी होने की संभावना है कि अगर प्रेगनेंसी अगर लगातार अगर जारी रखा जाए तो हो सकता है कि वुमेन का जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ में प्रभाव पड़ सकता है, वो भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उस केसेस में भी आपका अबॉर्शन लीगलाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता भी है, ठीक है, ऐसा अगर चेक करके पता चलता है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है उसको सीरियस फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी, है ना, अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया, नहीं परमिट किया गया है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है, ये इसको बोलते हैं मेडिकल ओपिनियन। एक डॉक्टर आपको मेडिकल ओपिनियन देगा, इस बेसिस पे देगा कि हो सकता है अच्छा प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उसके प्रेग्नेंट वुमेन के आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंजरी पहुंचने वाला है, या जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटल अब नॉर्मल होगा या फिजिकल या मेंटल अब नॉर्मल होगा सीरियस, तो उस केसेस में एक मेडिकल ओपिनियन दिया जाएगा, तब जाके अबॉर्शन को परमिट किया जा सकता है एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2021। साथ ही साथ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का एक वीक दिया हुआ है, मतलब कि प्रेगनेंसी आपको टर्मिनेट होगा आपको 24 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, है ना, यानी गर्भधारण के 24, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका गर्भधारण, वहाँ से 24 वीक तक के अंदर आप टर्मिनेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जब टर्मिनेट करने के लिए कम से कम आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लगेगा, यानी कि 2 मेडिकल रजिस्टर आपको बताएं, बोलेंगे, आपको ओपिनियन लगेगा, तभी जाके उस ओपिनियन को आप लेगा, तभी जाके अबॉर्शन को परमिट किया जा सकता है। कम से कम 2, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस आपके ऐसे भी अराइज हो सकते हैं, उसमें से ऑप्शन में दे देगा कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, राइट। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना, यानी अबॉर्शन को एक्सेप्ट करना, राइट, यानी उसको अबॉर्शन को परमिट करने के लिए, है ना, कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको का ज़रूरी है, राइट। उसके बिना पर आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा प्रेगनेंसी, ठीक है।
और ये कब तक है, 24 वीक तक ही, है ना। यानी कि प्रेगनेंसी 24 वीक तक के अंदर अगर आपका है तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा। 24 वीक से अगर ज़्यादा का आपका गर्भधारण हो गया है और आप उसको टर्मिनेट करना चाहते हो तो 4 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ कंडीशन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा कुछ कंडीशंस होते हैं कि तभी जाके वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपको ओपिनियन देगा। या हो सकता है कि अगर वुमेन इज़ ईदर ए सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असल्ट या रेप या इंसेस्ट, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, राइट, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस तो होंगे। 24 वीक के पहले तक अगर प्रेग्नेंट है उसको टर्मिनेट करना है तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे वो पहले क्या जांचेंगे, वो पहले सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो महिला है क्या उसके साथ कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है, क्या उसके साथ कोई रेप हुआ है, इस तरह की कोई भी वारदात हुआ है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपना रिपोर्ट में उसको बताएंगे, तभी जाके उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। या फिर वो महिला माइनर है, 18 एज से कम की है, तो भी उस केसेस में राइट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है। मैरिटल स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान या तो वो डिवोर्स हो गई है या फिर वो विधवा हो गई है, तो इस केसेस में भी आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर उनके साथ कुछ मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है या फिर वो मेंटली इल है, तो इस केसेस में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। 24 वीक के पहले की बात है ये सब, और इसमें कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लगेगा। या फिर उसका जो फीटल है वो माल इन्फॉर्मेशन है या माल फॉर्मेशन है, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा वो तो सीरियसली हैंडीकैप्ड पैदा हो सकता है, तो इस केसेस में भी आप, है ना, आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर वुमेन आपका ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स पे, मान लो वहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया या इमरजेंसी सिचुएशंस हो चुके हैं वहाँ पे, है ना, वहाँ पे कोई भूकंप आ चुका है या फिर वोल्केनोस एरप्शन हो चुके हैं, तो इस केस में वहाँ पे कोई डिजास्टर या फिर सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, और वहाँ पे प्रेगनेंसी आपको है, वुमेन प्रेग्नेंट है, तो उस केसेस में भी स्टेट ये ऐसा डिसाइड कर सकता है कि इस केसेस में वुमेन को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है यूपीएससी में, तो उसको हमको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो क्या प्रेगनेंसी क्या 24 वीक तक ही होगा? हाँ, 24 वीक तक के लिए आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, लेकिन 24 वीक्स के बाद भी यानी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, 4 मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि एक 4 मेंबर का बोर्ड बैठता है जिसको बोलते हैं 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ पे अभी 4 मेंबर लगेगा, राइट। पहले 2 मेंबर 24 वीक के लिए, और 24 वीक से ज़्यादा हो गया तो 4 मेंबर, राइट। और ये जो आपका एक्ट है इसके अंतर्गत आपको अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन करवा सकती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्या सिर्फ मैरिड वुमेन ही करा सकती है क्या अबॉर्शन? नहीं, इसमें आपका अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन करा सकती है। अगर वुमेन माइनर होगी तो गार्जियन का परमिशन लेना पड़ेगा या उसका कंसेंट लेना पड़ेगा गार्जियन का। तो यहाँ पे आपका ये था MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये इंपॉर्टेंट है, राइट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शांतिलाल कमेटी, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है रिलेटेड टू अबॉर्शन इन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा इंडियन लॉ एंड अबॉर्शन, राइट। तो इसमें क्रिटिसिज्म भी है, यहाँ तक हमने लॉ को समझ लिया है, अब लॉ पे कुछ क्रिटिसिज्म है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग मेंस में इसको एज ए फॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्रिटिसिजम्स को। तो एक बार इसको क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर, राइट। तो 2018 का स्टडी है लैंसेट का, लैंसेट आपका 2018 स्टडी बताता है कि करीब 15.6 मिलियन, राइट, 15.6 मिलियन अबॉर्शन हो रहा है हर साल 2015 से, राइट, 15.6 मिलियन, है ना, हर साल अबॉर्शन होता है इंडिया के अंदर, राइट। तो ये जो MTP एक्ट है इसमें क्या होता है, अबॉर्शन के लिए जो डॉक्टर आपको मुहैया कराए जाते हैं, जो डॉक्टर परफॉर्म करेगा अबॉर्शन, उसको बेसिकली वो स्पेशलाइज होना चाहिए गायनेकोलॉजी में, राइट। उसके अलावा कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता, जो गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं वही अबॉर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर 2019-20 का रिपोर्ट क्या बोलता है आपका, कि जो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, रूरल हेल्थ का,
है ना, वो बोल रहा है कि जो गायनेकोलॉजीज हैं या ऑब्स्टेट्रिक्स है या ऑब्स्टेशियन है, ये रूरल इंडिया में इनका 70% का शॉर्टेज है। ऐसा उनका रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट जो बोल रहा है 19-20 का, इसमें बोल रहा है कि 70% का तो शॉर्टेज है आपका, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट का रूरल इंडिया के अंतर्गत। और आप बोल रहे हो कि, है ना, एमटीपी एक्ट बोलता है कि जो भी ये अबॉर्शन परफॉर्म करेगा उसको गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, राइट। और 70% तो रूरल इंडिया में इसका गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं, शॉर्टेज है। तो फिर परफॉर्म कौन कर रहा है फिर? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो परफॉर्म करने वाले हैं वो नॉन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। परफॉर्म हो रहा है वो कौन है? इलीगल तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो करीब 8 लाख पर ईयर, है ना, इंडिया में इलीगल तरीके से अबॉर्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इलीगल तरीके से होता है ये एक ग्रेव कंसर्न है हमारे लिए, राइट। 8 लाख पर ईयर इलीगल आपका अबॉर्शन होता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? इलीगल होगा तो अनसेफ होगा, अनसेफ होगा। साथ ही साथ क्या होगा? मैटरनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो हाई हो जाएगा, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म है, इसको भी जानना ज़रूरी है हमको, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आपका एमटीपी एक्ट है ये फुली कवर हो चुका है। हमने समझ लिया एमटीपी एक्ट क्या था, हमने समझ लिया इसको इंडिया में आया ही क्यों, ठीक है, उस समय क्या सिचुएशन चल रहा था। इसके एक्सेप्शन में 2 आईपीसी 312 313 भी समझ लिया हमने, ठीक है। एमटीपी एक्ट भी कवर हो गया और इसका क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने समझ लिया। तो ये पूरा के पूरा एमटीपी एक्ट आपका कवर हो चुका है यहाँ पे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है, तो वो हो गया फ्रॉम जुलाई 1 हिमाचल टू बाई बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है, 1 जुलाई से क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश आपका क्या करने वाला है, बाईबैक स्कीम के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेने वाला है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, बेसिकली 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रही है ना। 1 जुलाई से आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने वाला है और इसलिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, एक बाईबैक स्कीम लेके आया है। बाईबैक स्कीम क्या स्कीम बोलता है, इसमें आप, है ना, जो स्टूडेंट्स हो गए या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, है ना, वो क्या करेंगे, आपको 1 kg पर केजी 75 रुपये पर केजी, 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने स्कूल में या कॉलेजेस में अपने घर से, है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके आएंगे। तो ऐसे अगर वो 1 kg अगर लेके आते हैं तो उनको 75 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ला रही है अपने उनके स्टेट में, ठीक है, जिसमें 75 रुपीज़ पर केजी आपको मिलेगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आइटम आप डिपॉजिट करते हैं स्कूल में। तो एक अच्छा स्कीम है। इससे क्या होगा, बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में पता भी चलेगा, है ना, वो ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे कि वो उनको ये समझ में आया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना हानिकारक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो यूज़ प्लास्टिक होता है बेसिकली जिसको हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। ऐसे प्लास्टिक होता है आपके पॉलीथीन जो हम लोग जिसको हम लोग पन्नी बोलते हैं, जो बाज़ार में जब सामान लेते हैं तो उसके साथ आपको देता है। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रॉ हो गया, जब मैकडी में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के जो स्ट्रॉस होते हैं, है ना, या फिर बॉटल्स हो गए, है ना, डिस्पोजेबल बॉटल्स हो सकते हैं, वो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वही प्लास्टिक जो उसको हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेव कंसर्न है क्योंकि रियूजेबल नहीं है, और ये पूरे आपके ओशंस में आपके लैंड मास में भी इसके कारण, है ना, बहुत ज़्यादा मैमल्स हो गए या फिर एम्फीबियंस हो गए, है ना, या फिशेस हो गए, इनकी डेथ हो जाती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण। तो हिमाचल प्रदेश ने बाईबैक स्कीम के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का किया है, जिसमें 75 रुपये पर केजी के हिसाब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना, डिपॉजिट किया जाएगा स्कूल के अंदर। स्टूडेंट को मिलेगा 75 रुपये, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ भी आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे G7 हमने ऑलरेडी ऊपर में G7 कवर कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग G7 को फिर से कवर अप नहीं कर रहे हैं, राइट।
तो G7 ने प्रपोज किया है $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रा प्लान टू राइवल चाइना। चाइना का एक प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, न्यूज़ में आपने काफ़ी बार सुना होगा, BRI इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव के कारण क्या हो रहा है, चाइना अपने इसमें ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, यानी चाइना का खुद का, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, ठीक है। और इसीलिए अब इस बार G7 ने ये प्रपोज़ किया है कि एक $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रपोज़ किया है। इसमें बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ही मोस्टली हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज किया है, चाइना के खिलाफ है, यानी चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में G7 ने $600 बिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाने की बात कही है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही है, इसमें G7 मैंने ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, तो उसको फिर से यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूज़ तो हाँ, न्यूज़ यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका जो द हिंदू है वो टोटली आपका कवर अप हो चुका है आज का, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।